Hello everyone. In this lecture, we are going to talk about why object float or sink in a liquid and about Archimedes principle. So, let's start. Suppose you have a beaker. In this beaker you pour some water. आपने थोड़ा सा बड़ा पानी डाल दिया और कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया. ठीक है, ये केस हो सकता है. और दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट डूब जाए. ये ऑब्जेक्ट डूब जाए पानी के अंदर. तो आपने जो पानी डाला उसमें ये ऑब्जेक्ट तैर सकता है या डूब सकता है. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डाला जाता है उस पर दो फोर्स लगते हैं. एक फोर्स लगेगा बेटा, उस पर बॉयंसी लगेगी. लेट दिस इज एफ बी, force due to buoyant force. When an object immersed in the water, liquid exert a upward force which is known as buoyant force. पानी की वजह से एक upward force लगता है किसी ऑब्जेक्ट में, तो वो buoyant force कहलाता है. सिमिलरली यहां भी buoyant force लग रहा है एफ बी, पर साथ साथ इसके अंदर दो फोर्स, एक फोर्स और लगेगा. दिस इज जो ऑब्जेक्ट नीचे जाना चाहता है, ग्रेविटी. ग्रेविटी से नीचे खींचा चाहती है. लेट दिस इज एफ जी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी. लेट दिस इज एफ जी. मैंने थोड़ा सा एरो में देखो थोड़ा डिफरेंस बनाया है. रीजन यही है इसका कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, अगर आपका ऑब्जेक्ट कोई फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब उसका नीचे का फोर्स ज्यादा है, ऊपर का फोर्स कम है, इसलिए वो ऊपर जा रहा है. इन दिस केस एफ बी इज ग्रेटर देन एफ जी. But in this case, Fg is greater than Fb. आपका जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो ज्यादा है, नीचे वाला दबाव ज्यादा है, ऊपर का फोर्स कम है. तो इस केस में ये क्या करेगा, डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा. क्लियर? तो अगर आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज लेस देन buoyant force, then object will float. And when the force of gravitation is greater than buoyant force, then object sink. तब ऑब्जेक्ट डूब जाएगा. क्लियर? ये है इसका डूबने और तैरने का कारण कोई ऑब्जेक्ट का. चलिए, ये तो अकॉर्डिंग टू हमने बात करी फोर्स से. अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल को लेके. आर्किमिडीज ने क्या कहा, चलिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करते हैं. आर्किमिडीज ने क्या कहा कि आप अगर दूसरा एक बात और, ये जो बॉइंट फोर्स था जो ऊपर लग रहा था बॉडी के, ये जो बॉइंट फोर्स था जो ऊपर लग रहा था बॉडी पे, इसी वजह से ये बॉडी का वेट भी हमें कम फील होता है. इसी वजह से, इस बॉइंट फोर्स की वजह से दिस एफ बी इज रेस्पॉन्सिबल for the light weight which we feel.
इसी वजह से जो बेटा लाइट वेट फील होता है आपको बॉडी का, यही रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था, मान लीजिए कोई इंसान कोई चीज उठा रहा है। ठीक है, सपोज मैं ये डस्टर उठाऊं, सपोज मैं डस्टर को ऊपर उठाऊं ऐसे, तो इसको मैं ऊपर उठाऊंगा, अगर कोई, चलिए इसका एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ आपको। वैसे आपको मैंने बता दिया लास्ट क्लास में कि अगर मैंने एक बीकर में एक वेट लिया, उस वेट को मैंने एक स्प्रिंग बैलेंस की हैंगर से मेजर किया, तो कुछ उसका वेट था। तो बेटा इस हैंग जैसे ही इसके अंदर पानी आएगा, तो ये पानी आपका इसके ऊपर एक बॉइंट फोर्स डालेगा। इस फोर्स की वजह से इसका जो ग्रेविटेशन फोर्स था, जिसकी वजह से इसका वेट आता है, वो कम हो जाएगा। मतलब ये फोर्स मान लीजिए नीचे को जा रहा है 10 न्यूटन, ऊपर को लेट लगा 2 न्यूटन। तो आपका अपोजिट फोर्स है, आपको मैंने बताया था जब फोर्स अपोजिट होते हैं तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, दूसरे को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 8 न्यूटन फोर्स बचेगा। तो आपके बॉडी का सिर्फ वेट 8 न्यूटन बच जाएगा। चलिए, बॉइंट फोर्स अगर ग्रेविटेशन फोर्स से ज्यादा हो तो चीजों को वो फ्लोट कराता है। बॉइंट फोर्स की वजह से ही चीजें हमको लाइट फील होती हैं जब वो पानी के अंदर इमर्ज होती है। चलिए नेक्स्ट, अब आया बेटा आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज एक ग्रीक फिलोसफर थे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उनको एक्चुअली एक स्टोरी इसके पीछे, इनको राजा ने अपना एक क्राउन दिया, मुकुट दिया। उन्होंने बोला कि ये जो क्राउन है उसमें मेरे को लग रहा है जो आपका ज्वेलर है उसने कुछ मिलावट की है, तो पता करिए क्या ये जो क्राउन है प्योर गोल्ड से बना है या नहीं। ठीक है, तो इसके पीछे का उन्होंने क्या, उन्होंने बहुत सोच रहे थे कि ये कैसे मैं इसको प्रूव करूं। तो सिंपल सा वो अपना एक बाथ टब में नहाने गए। जब वो बाथ टब में नहाने गए, यहाँ पानी गिरा, पानी एकदम फुल था। जैसे ही वो उस बाथ टब के अंदर एंट्री करा उन्होंने, तो पानी कुछ गिरने लगा। उनके दिमाग में कुछ आया, उनके दिमाग में जैसे ही वो आइडिया आया, वैसे ही वो बिना कपड़ों के भाग गए राज दरबार में। तो दरबार में उन्होंने बताया कि जो क्राउन है ये प्योर गोल्ड का नहीं बना। सब जो उनके दिमाग में जो आया था वो क्या था, उन्होंने सिंपल सा उन्होंने क्या किया, फिर उसके बाद जब बताया उसके बाद उन्होंने प्रूव कैसे किया। उन्होंने क्या किया, उस क्राउन जितना उस क्राउन जितना जो क्राउन था राजा का, उस क्राउन जितना जितना वो गोल्ड से बना था, उसी गोल्ड का उतना ही गोल्ड का एक क्राउन और बनवाया, सेम प्योर गोल्ड का, खुद प्योर गोल्ड का क्राउन बनवाया। फिर उन्होंने उसको एक बीकर में डाला और साइड में एक दो कंटेनर और लगा दिए। तो जब उन्होंने ये क्राउन प्योर गोल्ड का क्राउन डाला, तो कुछ पानी डिस्प्लेस हुआ, पानी गिरा। उन्होंने पानी नोट कर लिया। क्लियर। फिर उन्होंने इस क्राउन को उस बीकर में डाला। इस बार जो पानी आया वो थोड़ा कम आया। इसका ये मतलब से प्रूव हो गया कि आपका जो ये गोल्ड था
उससे नहीं बना। इसके पीछे का आइडिया ये था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डाला जाता है वो अपने वॉल्यूम, जितना उसका वॉल्यूम होता है उतने पानी को वो डिस्प्लेस कर देता है। क्लियर? सो व्हेन an object is completely immersed in water, then the volume of water displaced will be equal to the volume of the object itself. तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डाला जाता है या किसी लिक्विड में, जितना उसका वॉल्यूम होता है, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, एक बीकर में थोड़ा सा एक ब्लॉक डाल दिया, जितना इस ब्लॉक का वॉल्यूम होगा, जैसे ही पानी के अंदर आएगा उतना ये ब्लॉक, उतना ये जितना जहां ये फिट होगा उस पानी को हल्का सा डिस्प्लेस कर देगा। इस वजह से पानी का थोड़ा सा लेवल राइज हो जाता है। क्लियर? सिंपल सा, अगर आप एक एक बेंच में बैठे हैं, उस बेंच में ऑलरेडी लोग बैठे हैं, तो अगर आप उसे बीच में अगर आप आते हैं तो हल्का सा वो इंसान को खिसकना पड़ता है। ठीक है? जितना वो खिसकेंगे ये इधर उधर वाले, उतना ही आपका वॉल्यूम होगा। सिंपल सा आइडिया था। तो इससे प्रूव हो गया कि वो ऑब्जेक्ट जो ग्राउंड है वो गोल्ड से नहीं बना। तो उन्होंने एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड, इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान याद रखिएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड होली, पूरी तरह से, और पार्शियली इनसाइड अ लिक्विड, किसी लिक्विड के अंदर अगर किसी ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से या आधा अधूरा डाला जाए, it will experience experiences a buoyant force, एक buoyant force में फील होगा, एक buoyant force उस ऑब्जेक्ट में लगेगा। अगर उस पानी में डाला जाए तो ऊपर को एक दबाव आएगा, और ये जो buoyant force होगा, ये जो buoyant force होगा, which this buoyant force, this upthrust which is equal to the weight of liquid displaced by the object। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डाला जाएगा पूरी तरह से, होली या पार्शली, आधा अधूरा, वो उस पर एक बॉयंट फोर्स लगेगा, और ये बॉयंट फोर्स बराबर होगा जितना उसने अपना वेट पानी इक्वल, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट, जितना उसने लिक्विड डिस्प्लेसमेंट किया है। ये स्टेटमेंट देख लीजिए सर, नोट कर लीजिए, एक्सप्लेन करता हूं। चलिए, तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डाला जाएगा, सपोज एक बीकर और बगल में, इसको मैं थोड़ा सा, मैंने इसको, बीकर है और थोड़ा सा बगल में एक छोटा सा बीकर और रख दिया। अब इसमें मैंने एक पानी डाल दिया। अब एक ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट को इस पानी के अंदर डाला। अब इसका थोड़ा सा पानी एकदम भरा हुआ था, अब जैसे ही इसको उसके अंदर इंसर्ट करूंगा कुछ पानी गिरेगा। ठीक है? जितना ये पानी गिरेगा, याद रखिएगा, जितना ये पानी गिरेगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये बराबर होगा बेटा इस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के। अभी मैंने बताया आपको, इस ऑब्जेक्ट के, जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये बराबर होगा
ये तीनों आपस में बराबर होंगे, ये भी बराबर होगा इसके, और ये वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होगा आपके बॉइंड फोर्स के, जितना उसके अंदर बॉइंड फोर्स लग रहा है। ठीक है, ठीक है। और आप एक एक्सपेरिमेंट और किया था कि पानी के अंदर जाने से वो चीजें हल्की हो जाती हैं। कितनी हल्की होंगी, जितना उसमें ज्यादा बॉइंड फोर्स लगेगा उतनी वो हल्की होंगी। तो याद रखिएगा ये बराबर होता है लॉस इन वेट के। तो ये चारों मैंने एक साथ जोड़ दिए हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, पानी के अंदर किसी ऑब्जेक्ट डाला जाएगा, वो हल्का फील होगा, थोड़ा सा अपना वेट लॉस करेगा। जितना वो वेट लॉस करेगा उतना ही उस पर बॉइंड फोर्स लग रहा होगा, जितना उस पर बॉइंड फोर्स लग रहा होगा उतना उसका वॉल्यूम होगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही वो पानी डिस्प्लेस करेगा। क्लियर? क्लियर हुआ? चलिए, अगर याद रखिएगा, अगर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम अगर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ज्यादा हुआ, ठीक है, और डिस्प्लेस जो वाटर है वो कम हुआ, तो ऑब्जेक्ट पक्का डूबेगा। अगर उसका वॉल्यूम बराबर हो रहा है, जितना उसका वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का, और उतना ही वो डिस्प्लेस कर रहा है वाटर को, तब वो क्या करेगा? फ्लोट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यही आपका रीजन है कि ऑब्जेक्ट क्यों डूबता है और क्यों तैरता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। एक सपोज आपके पास एक जहाज है, एक शिप है, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। एक पानी का जहाज है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा, मान लो दो चीजें, एक पानी का जहाज है और एक दूसरा एक नेल है, आयरन नेल, एक आयरन नेल है। ठीक है, और इस शिप में हजारों लाखों आयरन नेल लगी है। पर जब मैं इसको पानी में डालूंगा दोनों को, ये पानी के अंदर फ्लोट करेगा और ये क्या कर जाएगा? आयरन नेल डूब जाएगा। ठीक है, आपका जो शिप है वो बहुत हजारों नेल से बना है, पर वो तैर रहा है, एक सिंगल नेल डूब जा रहा है। रीजन वही है, आपका जो शिप है, जितना उसका वॉल्यूम है वो उतना ही पानी डिस्प्लेस करा देता है। जितना उसका शिप का वॉल्यूम है उतना वो पानी डिस्प्लेस करा देता है। ठीक है, और उसका जितना डिस्प्लेसमेंट कराता है उतना ही उसको बॉयंट फोर्स मिलता है। क्लियर हुआ? वॉल्यूम को मैंने डिस्प्लेस से, और वॉल्यूम को मैंने बॉयंट फोर्स से जोड़ दिया। अभी जो से पहले मैंने बताया था कि वॉल्यूम, डिस्प्लेस वाटर और बॉयंट फोर्स तीनों बराबर होते हैं अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अगर ऐसा हो रहा है तभी वो फ्लोट शिप क्या करेगा? फ्लोट। पर आपका जो आयरन नेल होता है, जितना उसका वॉल्यूम होता है उतना वो डिस्प्लेस नहीं करा पाता, उतना वो डिस्प्लेस पानी को नहीं करा पाता, इसलिए वो डूब जाता है। यही रीजन है कि कुछ ऑब्जेक्ट तैरते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट डूब जाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो याद रखिएगा, तैरने और डूबने के लिए दो रीजन है। अब आपको मैं एक स्टेटमेंट दे देता हूं लास्ट में, फ्लोटेशन के लिए। ठीक है, तो आपका जो फ्लोटेशन है, कोई चीज फ्लोट कर रही है, कोई चीज फ्लोट कर रही है, उसके दो रीजन है। उसका बॉयंट फोर्स ज्यादा होना चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स से, तभी वो तैरेगा। दूसरा, जो ऑब्जेक्ट का वेट है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट,
वेट ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी, देखिए ज्यादा हुआ या बराबर हुआ दोनों केस अप्लाई होगा, ज्यादा भी हो सकता है या बराबर, तब भी वो तैरेगा। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर बराबर हुआ वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट, अगर ये हो रहा है जितना उसका वेट है ऑब्जेक्ट का, उतना ही अगर वो ऑब्जेक्ट पानी को हटा दे रहा है वहां से, जितना उसका वॉल्यूम है, या ऐसा बोलें जितना उसका वेट है या जितना उसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे बोल लीजिए, अगर उसका जितना वॉल्यूम है या ऐसा बोलें जितना उसका वेट है, क्लियर, अगर वो उतना पानी को हटा दे रहा है तब वो तैरेगा। ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्ट तैरता है और डूबता है, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ऑब्जेक्ट पक्का डूबेगा। क्लियर, एक सिंपल सा एग्जांपल और देता हूं, अब क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए अगर मैंने आयरन नेल को पानी में डाला, ठीक है, क्लियर हुआ, तो आपको मैंने फ्लोटेशन के, एक फ्लोटेशन का नियम और भी है जो डेंसिटी से रिलेटेड है। बेटा आपको याद होगा कि आपका जो बॉयंसी था, बॉयंसी था, आपको मैंने क्या बोला, अगर फोर्स ऑफ बॉयंसी इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होना चाहिए, और आपका जो फोर्स ऑफ बॉयंसी है वो डिपेंड करता था दो चीजों पे, एक तो वॉल्यूम पे और एक डेंसिटी पे लिक्विड की। याद होगा आपको, वॉल्यूम के बारे में तो बता दिया मैंने कि वॉल्यूम बराबर होगा वेट के, तो बराबर होगा डिस्प्लेस वाटर के, तो वो तैरेगा। अब बात करता हूं जरा मैं डेंसिटी की। ठीक है, तो याद रखिए वॉल्यूम से ही आपका रिलेशन है बॉयंट फोर्स का। अब डेंसिटी की बात कर लेता हूं। ठीक है, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट तैर रहा है, एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन अ लिक्विड इफ इट्स डेंसिटी इज लेस देन द लिक्विड। क्लियर, अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसे बोलते हैं डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर कम हुआ डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, तब वो फ्लोट करेगा। ठीक है, एक रीजन फ्लोटेशन का ये भी होता है। डेंसिटी क्या होना चाहिए ऑब्जेक्ट का, क्या होना चाहिए, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या होना चाहिए, डेंसिटी का होना चाहिए आपका हमेशा कम होनी चाहिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, तब वो तैरेगा। ठीक है, इसके लिए सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं। सपोज आपके पास एक, दो बीकर हैं, एक बीकर में है बेटा वाटर और एक बीकर में है बेटा आपका मरकरी। ठीक है, मेरे पास आयरन नेल है, इस आयरन नेल को पहले मैंने इसमें डाला, फिर मैंने इसमें डाला। अब देखेंगे जब मैं इसे पानी डालूंगा इस केस में ये क्या करेगा, डूब जाएगा, पर इस केस में आयरन नेल क्या करेगा, फ्लोट करेगा, फ्लोट करेगा। रीजन, डेंसिटी ऑफ मरकरी इज ग्रेटर देन आयरन नेल, डेंसिटी ऑफ मरकरी इज ग्रेटर देन आयरन नेल। अभी मैंने बताया अगर डेंसिटी लिक्विड का ज्यादा हुआ ऑब्जेक्ट से तो तैरेगा, इसलिए आपका आयरन नेल इसमें तैरता है और इसमें डूब जाता है। इस केस में डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, आयरन नेल का डेंसिटी जो है पानी से ज्यादा है, ये वाला केस हो गया है, ज्यादा हो गया है, तो ये डूब जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक बार पूरे को कंबाइन कर लेते हैं एक साथ कि आपके फ्लोट होने की क्या क्या रीजन है। पहला अभी हमने फिलहाल हाल में पढ़ा कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सेकंड, वे अभी बताया था जो वेट, ठीक है, उसको भी नोट कर लीजिएगा कि आपका जो वेट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी इक्वल देन वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, या वेट बोलिए या फिर मैंने बोला था वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम उस ऑब्जेक्ट का है उतना ही पानी डिस्प्लेस होना चाहिए, तब ये तैरेगा। तीसरा,
फोर्स ऑफ बॉयंट फोर्स शुड बी ग्रेटर देन ग्रेविटेशन फोर्स। तो ये रीजन है आपके सारे तैरने के। वेट ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन विच द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू फ्लोट, जिसमें तैरना वाला है वो। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट should be equal then weight of object should be equal water weight of liquid displaced जितना पानी वो हटा रहा है वो बराबर होना चाहिए उसके वॉल्यूम के, बराबर होना चाहिए उसके वेट के ऑब्जेक्ट के, तभी तैरेगा। तीसरा, आपका ग्रेविटेशनल बॉयंट फोर्स ज्यादा होना चाहिए ऊपर को इस नीचे वाले से, तभी वो तैरेगा लिक्विड के अंदर। चलिए, तो ये था आपका तैरने और डूबने का बेटा रीजन। चलिए, लास्ट चीज आपको मैं एक क्लियर कर देता हूं। छोटा सा एक चीज बचा है, डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। बेटा डेंसिटी का मतलब होता है कि आपका सपोज आपके पास एक ब्लॉक है, मुझे इसका डेंसिटी पता करना है, उसका मुझे घनत्व पता करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस मास ऑफ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस जो है, मास ऑफ सब्सटेंस को डिवाइड कर लूंगा इसके वॉल्यूम से। वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम मतलब इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करूंगा, जो आएगा वॉल्यूम होगा। दिस इज डेंसिटी। क्लियर? सो व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो थोड़ा रीअरेंज करते हैं, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो सिंपल से याद करने का तरीका है माता वैष्णो देवी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, मास का जो एसआई यूनिट होता है बेटा, होता है केजी। वॉल्यूम का होता है बेटा आपका मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब आपका डेंसिटी का एसआई यूनिट है। क्लियर? चलिए, अब थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज मेरे पास एक ब्लॉक है, वुड का, और एक ब्लॉक है मेरे पास आयरन का। सेम जितना लेंथ ब्रेथ हाइट इसका है, उतना ही इसका भी लेंथ ब्रेथ हाइट है। ये है बेटा आयरन का। ठीक है, एक वुड का है और एक आयरन का ब्लॉक है मेरे पास। ठीक है, इसका लेंथ है 1 मीटर और हाइट है 1 मीटर। लेंथ ब्रेथ हाइट 1 × 1 × 1, तो मतलब 1 मीटर क्यूब इसका क्या हो गया बेटा, वॉल्यूम। सिमिलरली इसका भी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब क्या दोनों का वेट सेम होगा? अगर मेरे पास 1 मीटर क्यूब का एक ब्लॉक है आयरन का और एक वुड का, क्या दोनों का वेट सेम होगा? क्या मास दोनों का सेम होगा? नहीं। लेट इसका मास जो है वो कम होगा ऑब्वियसली। लेट ये अगर 800 किलोग्राम का है, बेटा 1 मीटर होता है करीबन इतना, मेरा हाथ आ भी नहीं पाएगा इतना बड़ा ब्लॉक। तो 800 किलोग्राम का आपका, ये आपका इसका मास है। और इसका जो मास है वो कितना है बेटा, वो होगा बेटा 7800 किलोग्राम। ये स्टैंडर्ड है। अगर आप 1 किलो, 1 मीटर का ब्लॉक बनाते हैं तो आपको इतना का ही मास मिलता है आयरन में। ठीक है, तो मास ये रहा इसका, वॉल्यूम ये रहा इसका। मास ये रहा इसका, वॉल्यूम ये रहा इसका। तो दोनों को डिवाइड कर लेता हूँ। 800 डिवाइड बाय 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हो जाएगा बेटा 7800 अपॉन में 1 मीटर क्यूब। तो उसका डेंसिटी आ गया बेटा 800, इसका डेंसिटी आ गया 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका डेंसिटी आ गया 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो देखा आपने, सेम ब्लॉक का वॉल्यूम होने से, वॉल्यूम दोनों का सेम था पर मास अलग अलग था, तो इसके डेंसिटी में फर्क पड़ गया, इसके डेंसिटी में फर्क पड़ गया। ठीक है, चलिए, और वाटर का डेंसिटी बेटा कितना होता है पता है आपको? वाटर का डेंसिटी होता है 1000। याद रखिएगा,
1000, पानी का जो डेंसिटी होता है वो होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये बात ध्यान रखिएगा। जो वाटर का डेंसिटी होता है वो होता है ये है आपका वाटर का डेंसिटी। अब देखिए, जो आपका ऑब्जेक्ट है वुड, अब वुड पानी में तैरेगा क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है उसका डेंसिटी कम है पानी से, पर आयरन का डेंसिटी जो है वो है 7800, ज्यादा है उससे। ठीक है, अभी बताया था आपका, अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कम हुआ डेंसिटी ऑफ लिक्विड से तो वो तैरता है। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा है इस केस में, इस केस में कम है, तो इस केस में आपका ऑब्जेक्ट डूबेगा, यहां सिंक करेगा, और इस केस में आपका ये फ्लोट करेगा। क्लियर? चलिए, आई होप आपको अब डेंसिटी एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए लास्ट में अब क्लियर, डेंसिटी हो गया क्लियर। लास्ट बचा बेटा आपका रिलेटिव डेंसिटी। छोटा सा टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। रिलेटिव रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव आपने बहुत बार सुना होगा वर्ड, रिश्तेदार। ठीक है, जब एक इंसान का कोई दूसरा इंसान से कोई रिलेशनशिप हो तो उसे हम रिलेटिव कहते हैं, वो उसका रिलेटिव है। फॉर एग्जांपल, ये अगर आप हैं और ये आपका कोई मौसी का बच्चा है तो आप उसको अपना कजन बोलेंगे, तो रिलेशन होता है। मतलब कंपेयर करते हैं आप अपने साथ किसी को। ठीक है, मतलब आपका कोई बुआ का लड़का हो तो वो आपका कुछ रिलेटिव हुआ, अपने साथ कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर कंपैरिजन ही किया जाता है। पर यहाँ कंपैरिजन करने के लिए हम यूज करते हैं बेटा वाटर, याद रखिएगा। किसको यूज करते हैं? वाटर को। ठीक है, अगर मुझे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकालना है, किसी सब्सटेंस का किसी का रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, तो ये बराबर होता है उस डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अगर सिंपल सी बात है, अगर आपके पास वाटर का डेंसिटी है पर मीटर क्यूब, ये आपको इसका डेंसिटी पता करना है ऑब्जेक्ट का, तो आपको इन दोनों के बीच का रिलेटिव डेंसिटी पता होना चाहिए। मान लीजिए इन दोनों के बीच का जो रिलेटिव डेंसिटी कुछ है, लेट 10, तो 10 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसका डेंसिटी आ जाएगा। लेट इसका बीच का डेंसिटी था लेट 0.5। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 मतलब 500, तो 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि हमने अपने ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को, सब्सटेंस की डेंसिटी को पानी के साथ कंपेयर कर लिया। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम रिलेटिव डेंसिटी। सो व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इज नोन एज रिलेटिव डेंसिटी। चलिए, यहां पर आपका चैप्टर हो गया बेटा खत्म। अब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे अपना वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी, वर्क एनर्जी एंड पावर के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए, आप देखते रहिएगा वीडियो को, प्लीज़ नोट बनाना, नोट साथ साथ बनाइएगा, लेक्चर सुनते सुनते पॉज करते रहिए और नोट बना